नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। कहते हैं सबसे तेज तूफान वो होता है जो अंदर उठता है, बाहर दिखाई नहीं देता। और आज भारत में पैनिक अटैक एक ऐसी ही अदृश्य आंधी सा बन चुका है। आज हमारे देश में हर उम्र, हर शहर, हर वर्ग में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसका नाम है पैनिक अटैक। WHO के अनुसार दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति एंजाइटी स्पेक्ट्रम में है। और अर्बन इंडिया की बात करें तो ये समस्या पिछले 10 साल में लगभग 30 से 35% बढ़ी है। पैनिक अटैक अचानक ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो। तेज धड़कनें, सांस फूलना, चक्कर आना, छाती में दर्द होना, डर लगना, और कभी कभी लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि ये ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, और सही जानकारी से लोग अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन पैनिक अटैक ये समझना होगा कि खतरनाक नहीं है, डरावना नहीं है, सही जानकारी जरूरी है और इसे बिल्कुल कंट्रोल में किया जा सकता है। इसलिए आज हम आयुष्मान भव में चर्चा पैनिक अटैक पर करेंगे, और इसे सिर्फ एक घबराहट के तौर पर नहीं बल्कि साइंटिफिकली, मेडिकली, साइकोलॉजिकली, सोशल और लाइफस्टाइल चेंजेस के रूप में भी हम इसे समझेंगे। 3 बेहद खास मेहमान आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं साइकाइट्री, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महेश कुमार। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर गगन हंस जुड़े हुए हैं, एडिशनल प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, एम्स दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर गगन हंस, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयुर्वेद का जो नजरिया है वो हमें डॉक्टर जितेंद्र समझाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र वर्साकिया, एसोसिएट प्रोफेसर, PG डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा चरक संस्थान। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र। तीनों मेहमानों से मैं समझूंगी पैनिक अटैक के अलग अलग पहलुओं के बारे में, लेकिन बेसिक से शुरुआत कर दे। डॉक्टर महेश कुमार, थोड़ा सा समझाइए पैनिक अटैक है क्या, इसे कैसे समझें? अगर हम आम भाषा में बात करें तो ये जो बीमारी है, यूजुअली इसमें जो मरीज़ इससे ग्रसित होता है वो अचानक से महसूस करता है सीवियर, इंटेंस, काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग एंजाइटी, जिसको कह सकते हैं कि इतनी तेज़ घबराहट मरीज को महसूस होती है कि उसे लगता है कि हो सकता है कि उसे कोई अंदरूनी शारीरिक बीमारी है, जैसे कि अचानक से दिल का दौरा पड़ने वाला है या उसकी जैसे जान निकलने वाली है। तो बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स लाइक उसे धड़कन इतनी तेज़ महसूस होती है कि जैसे कि काबू से बाहर है, वो ही इज़ लूजिंग कंट्रोल काइंड ऑफ, है ना, ही इज़ गोइंग मैड। तो इस तरह से कुछ शारीरिक लक्षण आते हैं। अचानक से सांस आना कम हो जाता है, मरीज़ को उथले सांस आने लग जाते हैं, तेज़ घबराहट होने लगती है, पसीना आने लग जाता है। तो इस तरह के कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं। तो मरीज़ यूजली समझता है कि ये एक शारीरिक बीमारी है। तो सबसे पहले वो इसके लिए क्योंकि ये अचानक से होता है तो मरीज इमरजेंसी में जाता है या किसी ऐसी सलाह के लिए जाता है जिसके लिए ज़रूरी हो कि अचानक से उसे मदद की ज़रूरत हो। तो इसकी प्रेजेंटेशन मोर ऑफ लाइक ए मेडिकल इलनेस होती है। ठीक है डॉक्टर गगन, जैसे अभी हमें डॉक्टर महेश ने बताया कि ओवरवेलमिंग एंजाइटी, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि पैनिक अटैक को और एंजाइटी को कैसे समझा जाए, क्या ये दोनों अलग हैं? देखिए, पैनिक अटैक जो होता है वो एक मैनिफेस्टेशन होता है एंजाइटी का। मतलब कि जब ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी के बारे में जैसे कि हमें ये चीज़ समझनी है कि जनरल पॉपुलेशन में एंजाइटी डिसऑर्डर्स ही सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं सारे साइकाइट्रिक कंडीशंस में, और पैनिक अटैक उसकी एक मैनिफेस्टेशन होता है। अब पैनिक अटैक अगर बार बार हो रहा है तो उस कंडीशन को हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर किसी को होना और पैनिक अटैक उसका एक पार्ट होता है जब किसी को बार बार ऐसा हो। तो जब पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार जब ये शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है, तो शुरुआत में देखा गया है कि यूजुअली यंग एडल्ट्स में शुरुआत होती है पैनिक अटैक्स की। तो पैनिक अटैक्स पहली बार जब मरीज़ इससे ग्रसित होता है तो वो बहुत घबरा जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी से वो ग्रसित हो गए हैं और इमरजेंसी में कुछ ना कुछ उसका समाधान करना। लेकिन जब एक बार जब उनको बार बार ऐसा शुरू हो जाता है तो उनके मन में ये चिंता उठनी शुरू हो जाती है कि अब, क्योंकि वो इतने डर का अनुभव करते हैं उस पैनिक अटैक के दौरान कि उनको लगता है कि अगर ये अब दोबारा होगा तो वो इसी चीज़ से डरते रहते हैं। तो अब ये जब इसकी रेपिटिशन होती है तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मरीज़ को एक ही दिन में 4 या 5 पैनिक अटैक्स आ जाएं, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे साल में मरीज़ को 3 या 4। लेकिन जो उसका डर है, जो उसका भय है कि मुझे दोबारा पैनिक अटैक हो जाएगा, वो भय उसके साथ हमेशा रहता है, और उस भय को बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं।
और इसकी मैनेजमेंट जो है उसकी मैनेजमेंट के लिए हम मतलब काफ़ी सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जितेंद्र, आयुर्वेद के नज़रिए से आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें दोषों और प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद में समझते हैं, तो इसे भी उसी तरह देखा जाए? जी, आयुर्वेदा में एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, जैसे मानस रोग जिसको बोलते हैं। हम साइकियाट्री को हम मन से कंसर्न करते हैं। मन मीन्स हमारी जो विल पावर है, थिंकिंग पावर है, हमारा जो ब्रेन कंट्रोल है वो है। तो जो जब मन कोई चीज़ों से ग्रसित होता है, विशिएटेड होता है, मेनली हमारे में 3 कंसेप्ट है दोष आके, जो वात पित्त कफ, उनमें मेनली जो वात दोष है उसको हम कंसर्न करते हैं कि वात है वो हमारे बॉडी के इमोशनल बिहेवियर, हमारी बॉडी की नर्वस सिस्टम और हमारे जो बॉडी के फ्लोज हैं उसको मेंटेन करना है, विल पावर को मेंटेन करता है। जब उसमें कोई दिक्कत आती है, मेनली वात का भी एक सब टाइप है प्राण है, वो इस चीज़ से रिलेटेड है, ये तीनों चीज़ से। तो उसमें जब एनी टाइप ऑफ विशेषण ऑफ वात होता है, वो किसी इमोशनल या डाइटरी हैबिट्स या कोई भी चीज़ों से जब ग्रसित होता है, तब उसमें चेंजेस आते हैं, उसको उद्वेग, आवेग, ये सारी चीज़ों से हम कंसर्न करते हैं आयुर्वेदा में। ठीक है, अगर एक्चुअल बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझें डॉक्टर महेश कुमार, तो ऐसा क्या होता है? और रिसर्च ये कहती है कि पैनिक अटैक जो पहली बार होता है अक्सर अचानक आता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अगर समझे तो इसके ट्रिगर्स समझ में आते हैं, ये सही है? हाँ, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, हो सकता है कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाए, बट अब साइंटिफिकली समझना चाहें तो कि हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट होते हैं जो एक तरह हमारे अलार्म सिस्टम का काम करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव इवॉल्व थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। तो ऑलवेज बीन देयर वर सम काइंड ऑफ डेंजर, लाइक कोई एनिमल आ गया, कभी बारिश आ गई, तो हमारी बॉडी में कुछ ब्रेन में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें से सबसे मुख्य है दैट इज अमिगडेला। तो अमिगडेला काइंड ऑफ अलार्म सिस्टम है, तो ये इट काइंड ऑफ अलार्म्स अस अगेंस्ट अगर कोई डेंजर वहाँ पे है। तो अगर हम पहले की बात करें तो वहाँ वंस इन अ वाइल कोई डेंजर होता था कि कभी कोई बारिश आ गई या कुछ एनिमल आ गया। अगर हम आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो कुछ इमीडिएट कोई हो सकता है कि लाइफ डेंजर नहीं हो, बट देयर आर सो मेनी स्ट्रेसर्स। तो ये जो हमारा अलार्म सिस्टम है, कभी कभी ये क्या होता है कि फॉल्टी हो जाता है, या तब भी अलार्म सिग्नल देने लगता है जब कोई अलार्म नहीं होता। तो जैसे हमारी बॉडी के जितने भी सेंसेस हैं, दे अल्टीमेटली दे टेक इंफॉर्मेशन टू अमेगडेला। देन अमेगडेला हमारे बॉडी के ब्रेन के अदर पार्ट्स लाइक हाइपोथैलेमो एड्रिनल सिस्टम होता है, HP एक्सिस जिसको बोलते हैं, वो हमें प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट के लिए कि क्या वास्तव में ऐसी दिक्कत है जिसके लिए हमें सामना करना है। सेम ऐसे हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो डिसाइड करता है कि गिवन सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या जजमेंट लेना है। और ये साथ में हमारी जो मेमोरी से रिलेटेड है, जो जिसको हम हमारा लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, उससे भी जुड़ा रहता है। तो जो ये अमिगडेला है, ये जो अलार्म सिस्टम है, जब फॉल्टी हो जाता है तो हम कभी कभी जब सिचुएशन इतना डिमांड नहीं कर रही, जब सिचुएशन इतनी थ्रेटनिंग नहीं है, तब भी ऐसे ट्रिगर करती है कि भी देयर आर सम काइंड ऑफ डेंजर देयर। तो दिस फॉल्टी सिस्टम के कारण ये सडन एक सर्ज ऑफ, या कह सकते एक वेव ऑफ एंजाइटी या वेव ऑफ जो हम भय या चिंता है, वो पेशेंट में फील दैट, है ना। तो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको यू नीड टू बी अलार्म्ड, बट क्योंकि ये सिस्टम फॉल्टी है, तो इस अचानक से जिस ये जो सिचुएशन है, इसमें पेशेंट गेट ट्रिगर्ड और ही इज हैविंग दीज सिम्टम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। तो जैसे कि डॉक्टर गगन ने बताया कि एक बार मरीज को अगर ये पैनिक अटैक हो जाता है, जो कि काफ़ी पीड़ादायक होता है, मरीज को लगता है कि जैसे जान जाने वाली है, तो उसके मन में एक भय बैठता है कि ये फिर से नहीं हो जाए। और जैसे कि मैंने बात बताया कि ब्रेन का सिस्टम होता है कि हम कोशिश करते हैं कि भी किस कारण से हुआ है, तो वो एट्रीब्यूट करता है कि जिस सिचुएशन में था, मान लो कि वो उस समय ड्राइव कर रहा था, तो वो हो सकता है कि शायद ड्राइविंग के कारण से हो रहा होगा, तो ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि ड्राइव नहीं करेगा। मानो कहीं लिफ्ट में है, वहाँ अचानक से पैनिक अटैक हो गया। पहली बार तो हो सकता है कि आउट ऑफ ब्लू हुआ हो, बट क्योंकि ब्रेन तो इंटरप्रेट करता है, तो ही विल अवॉइड दैट सिचुएशन कि भी शायद लिफ्ट में था इसलिए हुआ था। तो
जो अटैक तो हो सकता है कि वंस इन वाइल हो, या हो सकता है कि दिन में कई बार भी हो, बट जो उसके साथ जुड़े हुए जो उसका बिलीफ सिस्टम है, जो वो इंटरप्रेट कर रहा है कि भी दोबारा से नहीं हो जाए, तो उसका पूरा बिहेवियर उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाता है, वो सिचुएशन को अवॉइड करने लगता है। तो जैसे कि बताया कि अटैक के साथ साथ जो उसके बिहेवियर में बदलाव है, हाउ ही रिएक्ट टू दैट सिचुएशन दैट कैन ट्रिगर दैट पैनिक अटैक, तो ये एक इससे उसके हो सकता है कि उसके जीवन शैली में, उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आने लग जाए। तब हो सकता है कि मरीज जाके डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेता है। और डॉक्टर गगन, ऐसा होता है कि कई बार कि जो इस समस्या से जूझ रहा है वो इमरजेंसी में जाता है, लेकिन वहाँ देखा जाता है कि टेस्ट नॉर्मल हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आप लोग कि ये पैनिक अटैक है? और एक तरह से क्या हम माने कि अगर अनट्रीटेड पैनिक अटैक्स हैं तो उनसे क्या पैनिक डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकता है, इसलिए इसे ट्रीट करना ज़रूरी है? देखिए, पैनिक अटैक एक इंटीग्रल पार्ट है पैनिक डिसऑर्डर का। जो पैनिक अटैक है वो काफ़ी सारी और सिचुएशंस में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पैनिक अटैक का ही पार्ट हो। पैनिक डिसऑर्डर में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि पैनिक डिसऑर्डर जो होता है वो बहुत सारी साइकेट्रिक जो कंडीशंस होती हैं, जो मानसिक बीमारियां होती हैं, उसके साथ कोमॉर्बिड होता है। मतलब कि ये एक तरह से एक इंडिकेशन होता है जो कि काफ़ी सारी स्टडीज़ में प्रूव भी किया गया है कि जैसे अगर पेशेंट्स को पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, बार बार पैनिक डिसऑर्डर है, तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि उनको और कई तरह की साइकेट्रिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, उसमें अन्य प्रकार के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, या लाइफस्टाइल रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। तो उन सब की भी इवैल्यूएशन, जहाँ तक बात रही इनकी इमरजेंसी में इवैल्यूएशन की, तो पैनिक डिसऑर्डर जब पहली बार होता है या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कभी दूसरी बार भी होगा, तो नेचुरल है कि जो मरीज़ होगा वो उसको ऐसे ही इंटरप्रेट करेगा कि उसकी जान को कोई खतरा है और वो इमरजेंसी में जाएगा। और इमरजेंसी में जाने के बाद उसके कई प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर जैसी पिक्चर या उस वैसी जो स्थिति होती है किन परिस्थिति में हो सकती है। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ट बीट उसकी फास्ट चल रही है तो वो इंटरप्रेट करेगा कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। अगर उसको सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, छाती में दबाव लग रहा है पैनिक डिसऑर्डर के दौरान, तो उसको लग रहा है कि मुझे कुछ सांस का अटैक आ रहा है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, और टेस्ट जब नॉर्मल आते हैं उसके बाद ही मतलब साइकेट्रिक एवैल्यूएशन की जाती है। लेकिन इसमें ये चीज़ बताना दर्शकों को बहुत ज़रूरी है कि जब उनको पैनिक अटैक होता है, मान लीजिए पहली या दूसरी बार होता है, उसको पहले हमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि कहीं इसका कोई और कारण तो नहीं है, कोई ऐसी मेडिकल कारण तो नहीं है जिसकी वजह से इंसान की जान को भी खतरा हो सकता है। जब हम एक बार वो रूल आउट कर लेते हैं रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस में और डायग्नोसिस पे बना लेते हैं, उसके बाद ही हम मतलब पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, इन सबको डायग्नोज करते हैं। और थोड़ा सा अगर डॉक्टर गगन आप साथ में बताएं कि कई लोग ये मानते होंगे कि मुझे ही पैनिक अटैक क्यों आता है, ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों में ये समस्या देखी जाती है? देखिए, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें जैसे कि हम सोच सकते हैं कि कई सारे इंसान होंगे वो विभिन्न प्रकार की ज़िंदगी में परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। कुछ की परिस्थिति बहुत कठिनाईजनक होगी, कुछ स्टूडेंट होगा उसका एग्ज़ाम होगा। इस सब चीज़ों के साथ अगर हम मिला के देखते हैं तो मतलब इस किसी भी इन जब मुश्किल परिस्थितियों से लोग गुजर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को ये ऐसा हो सकता है, किसी को भी मतलब किसी टाइम पे ये हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि इसका आप अगर ऐसा होता है तो उसको आप अच्छे से पहचानिए, उस टाइम पे आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, इन्वेस्टिगेट करवाइए, और जब ये डायग्नोस होता है तो जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट आप फॉलो कीजिए। ठीक है। आयुर्वेद अक्सर रूट कॉज ट्रीटमेंट की बात करता है डॉक्टर जितेंद्र, तो इसे आप कैसे समझाएंगे? लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अगर आयुर्वेद में समझें, या फिर अगर आप और कारणों में विस्तार से जाना चाहें तो क्या बताएंगे आयुर्वेद के? जी, जनरली जैसे मेरे कलीग से दोनों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। जनरली जो मेजर कारण होते हैं वो चिंता, भय, किसी प्रकार की स्ट्रेस है, किसी प्रकार का फियर है, सोशल स्टिग्मा है। वो क्या है कि बातों को अंदर रखते हैं, बाहर निकालने की ट्राई नहीं करते हैं। और कोई ऐसा इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल ट्रॉमा जो चाइल्डहुड में हो गया हो, उसकी वजह से भी ये पास्ट में जो भी दिक्कतें हुई उसकी वजह से ये सी चीज़ें होती हैं। आयुर्वेदा में इसके लिए
अच्छे सुझाव दिए गए हैं। जैसे हम सब जानते हैं आजकल डाइट एंड लाइफस्टाइल पे काफ़ी फोकसिंग रहता है सब लोगों का, तो हो सके उतना फिजिकल और मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेदा में अच्छा विरेचन थेरापी है, जो थेराप्यूटिक बायो प्यूरिफिकेशन है बॉडी का, वो एक अपनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे सर ने बोला कि अगर हेरिडिटरी है, अगर परिवार में किसी को ऐसी कोई इश्यू है, चाहे वो पैनिक अटैक ही ना हो, लेकिन कोई भी प्रकार की मेंटल अगर इश्यूज है, तो सबसे पहले उनको परिवार को बच्चा कंसीव करने के पहले आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार करके एक प्रोसेस होती है, जिसमें नेचुरली आप बिफोर कंसेप्शन भी आपकी प्रोजेनी, फ्यूचर की जो प्रजा है आपकी, वो अच्छी और सुस्वस्थ आए, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, जो जीन तक को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अपनाना चाहिए लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप। जब अगर बाद में पता चलता है लेटर ऑन लाइफ में, तो तभी भी आयुर्वेदिक जो पंचकर्म फैसिलिटीज़ है, जिसमें एक सिरोधारा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है, और जो बॉडी की जो माइंड के मन को शांत करने की जो सिस्टम है उसको मतलब शांत करने के में हेल्पफुल रहता है। साथ में ही पूरे बॉडी पे अभ्यंग स्वेदन होता है, जो रूटीनली हम मसाज जिसको बोलते हैं, तो आयुर्वेदिक मसाज थेरापी होती है, जिससे बॉडी का एक्सेसिव जो वात पड़ा हुआ है, जो विशेटेड वात पड़ा होता है, उसको हम शांत कर सकते हैं। तीसरी चीज़ें नेजल ड्रॉप थेरापी होती है हमारे में, रूटीनली हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हेयर को ग्रो करने के लिए, बॉडी का लस्टर ठीक करने के लिए, माइंड की मैकेनिज्म को शांत करने के लिए, और खुद की जो नीरस जीवन लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप वो 1 या 2 बूंद ड्रॉप मेडिकेटेड ऑयल का नोज में पुट कर सकते हैं। उसका फायदा होता है कि ब्रेन तक जाता है और नर्व्स को स्टिमुलेट रखता है, और बॉडी की मैकेनिज्म को फ्लो में चलने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे हम और गहराई में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं और इसको और समझना चाहती हूँ। डॉक्टर महेश कुमार, क्या साइलेंट पैनिक अटैक और नॉर्मल पैनिक अटैक, कई लोगों को साइलेंट अटैक भी आते हैं क्या, कि अंदर ही घबराहट हो, ऐसा भी कुछ है क्या? क्योंकि कई बार सुना गया इसके बारे में भी। देखो, पैनिक अटैक जैसे कि हमारी बात हुई है कि ये एक तरह की एंजाइटी है। जब एंजाइटी के सिम्टम्स फिजिकली बहुत ज़्यादा हो, है ना, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बट जब फिजिकल सिम्टम्स इन फॉर्म ऑफ वो कार्डियक हो सकते हैं कि सडन पाल्पिटेशन या चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी हो सकते हैं कि जैसे चोकिंग ऑफ फीलिंग काइंड ऑफ चोकिंग और ब्रेथलेसनेस, जीआईटी से हो सकता है कि लाइक काइंड ऑफ जीआई डिस्टर्बेंसेस और टिंगलिंग, नमनेस, देयर आर लोड ऑफ काइंड ऑफ सिम्टम्स आर देयर। बट पैनिक अटैक की हम बात करें तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का वह प्रकार है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स डोमिनेट करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी एंजाइटी को, तो उसके 3 तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। फिजिकल सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स जो कि थॉट या वरी इन फॉर्म, और इमोशनल सिम्टम्स, हाउ पेशेंट इज फीलिंग। सो अगर आप कहना चाहते हो कि साइलेंट काइंड ऑफ, कि जब पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स मे नॉट बी दैट प्रोमिनेंट, बट पेशेंट इज हैविंग वरी, चिंता या भय काफ़ी ज़्यादा है, पर जो मरीज ही महसूस कर पा रहा है या विचार उसी के दिमाग में चल रहे हैं, बट शारीरिक लक्षण इतने नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का साइलेंट पैनिक अटैक। ठीक है। और अब अगर हम बच्चों की, टीनेजर्स की और यंग एडल्ट्स की बात करें, आपने कहा था यंग एडल्ट्स में ज़्यादा ये दिखता है, और यूनिसेफ कहती है कि एडोलसेंट्स में एंग्जाइटी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार हम घरों में और ख़ासकर भारतीय घरों में देखते हैं जिसमें अभी भी थोड़ा सा टैबू है कि आप डॉक्टर के पास किसी ऐसी अवस्था के लिए जाएँ। कई बार कहा जाता है टीनेजर्स का जो पैनिक अटैक हो सकता है, ड्रामा कह दिया जाए, ड्रामा हो रहा है, एटीट्यूड हो रहा है, या ओवर रिएक्ट कहते हैं ओवर रिएक्शन है, इसको दबा दिया जाता है। तो कैसे समझा जाए बच्चों में और टीनेजर्स में पैनिक अटैक, और कैसे समझाएंगे आप उस परिवार को कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक बच्चों की, टीनेजर्स की बात है, तो ये एक बहुत मतलब भ्रम है सोसाइटी में कि बच्चों में किसी प्रकार की साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स नहीं होती। उनको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस होता है, उनको खेलने जाने दिया जाए और उसके बाद जो है वो चीज़ जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बच्चों में हर प्रकार की साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जिसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन या और भी कई सीरियस प्रकार की साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखी जाती हैं। और बच्चों में जो एक चीज़ होती है वो बताने की, वो जो कई प्रकार
मुश्किल भी होती है इन सब चीज़ों को पहचानने में, क्योंकि बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत टिपिकल नहीं होते हैं। वो उस तरह से जैसे किसी अडल्ट को सिम्टम्स होंगे वैसे सिम्टम्स नहीं होंगे। बच्चों में टैंट्रम्स हो सकते हैं, बच्चों में व्यवहार में कोई ना कोई बदलाव हो जाएगा। मतलब अचानक से बच्चा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, उस सब में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे जो होते हैं उनमें ये सब लक्षण पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक पैनिक डिसऑर्डर का बात है या फिर पैनिक अटैक की बात है, अगर बच्चे को ऐसा हो रहा है तो बच्चा डेफिनेटली बताएगा पेरेंट्स को कि मुझे दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जैसे कि जहाँ तक बच्चों की बात है तो पेरेंट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हैं इस चीज़ के बारे में, पर यहीं पे मतलब जो मुश्किल है वो भी इसी चीज़ की वजह से उत्पन्न होती है कि बच्चे को पेरेंट्स लेके जाएंगे इमरजेंसी में, वो किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे या किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, और जब ये चीज़ों में निकल के आएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इस चीज़ को खारिज कर दिया जाएगा कि बच्चे में कोई सीरियस इशू हो सकता है। इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, स्पेशली अगर बच्चा लंबे समय से बता रहा है कि उसको ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं, उसको ये परेशानी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसका मतलब इस पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी किसी साइकाट्रिस्ट से या किसी चाइल्ड साइकाट्रिस्ट से इवैल्यूएशन कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ट्रीटेबल कंडीशन है। और स्पेशली बच्चों और एडोलेसेंट्स में साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स को लेके इम्पॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक स्टेज पे होते हैं, एक स्टेज पे जहाँ उनको हर साल कोई एग्ज़ाम देना है और अगली क्लास में जाना है। ये कॉलेज के बच्चों के लिए भी ये चीज़ मान्य है और स्कूल के बच्चों के लिए भी। और अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर हो जाता है या ऐसी कोई साइकाट्रिक कंडीशन हो जाती है जो कि बहुत ट्रीटेबल है, लेकिन उसकी तरफ पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसकी वजह से मान लीजिए 4 या 6 महीने का समय जो है वो इसी सब चीज़ में निकल जाता है या 1 साल का समय निकल जाता है, तो बच्चों के लिए वो एक एकेडमिक लॉस भी हो जाता है। तो बच्चे अगर ऐसे लक्षण बताते हैं तो उनको ट्रीट करना, उनका समय पे समाधान करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि उनका जो कोई एकेडमिक लॉस ना हो। ठीक है। और जब हम कई लोग हैं आयुर्वेद के ज़रिए पैनिक अटैक जैसे समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप अगर डॉक्टर जितेंद्र बताएं कि आयुर्वेद चिकित्सा में कितना समय लग सकता है, कितनी देर में प्रभाव दिखना शुरू होता है? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में इसका अच्छा समाधान है, सॉल्यूशंस हैं। अब उसके स्टेज होते हैं, जैसे सर ने स्टेप बाय स्टेप स्टेज बोले हैं, तो स्टार्टिंग फेज़ में ही अगर है तो आयुर्वेद में रिकवरी जल्दी हो सकती है। बट अगर आगे का फेज़ है तो आयुर्वेदा और मॉडर्न साथ में मिल के काम करें तो इसमें रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है जिसको कंट्रोल करने के लिए उसकी मॉडर्न मेडिसिन नीडी है, तो उसको बंद नहीं कर सकते हैं एनी हाउ। बट ये है कि जल्दी से रिकवरी करने के लिए आयुर्वेदा का जो भी नेचुरल प्रोसेस है, जैसे डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम करवाते हैं, आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरापिस्ट करवाते हैं, योगा समझाते हैं, प्राणायाम करवाना समझाते हैं, उसमें मेडिटेशन की टेक्निक्स होती है वो समझाते हैं, वो सारी चीज़ों से उसको रिकवरी करने में हम जल्दी हेल्पफुल कर सकते हैं। तो एक दोनों विंग इंटीग्रेटिव काम करते हैं, तो ऐसे बीमारियों से जल्दी मरीज को हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर महेश, एक तरह से आप समझाएं कि इसको लेकर कोई मिसकंसेप्शन भी है क्या? अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो खुद ब खुद भी इसे ट्रीट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है क्या? अगर बीमारी के बारे में जानकारी हो तो काफ़ी हद तक अगर पहली बात अगर अब हम बीमारी समझ रहे हों तो हमें ये पता रहता है कि ये इस तरह की बीमारी नहीं है कि जो जानलेवा हो या आगे चल के इस तरह की बीमारी में बदल जाए जिससे मुझे कुछ आगे चल के कोई खतरा हो। तो मरीज को अगर अपनी बीमारी की ही जानकारी है तो अपने आप में ये इलाज की दिशा में पहला कदम होता है। तो जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि दवा के अलावा भी इसमें बहुत सारे तरीके हैं और यानी इस तरह की उपचार के तरीके हैं कि बिना दवा के अलावा भी इसमें कुछ रोकथाम की जा सकती है। तो अगर हम जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया, इन्होंने डाइट बताया, इन्होंने बताया कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इन फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन फॉर्म ऑफ योगा, मेडिटेशन। दीज थिंग्स आर ऑल्सो हेल्पफुल अदर देन मेडिकेशंस। बट क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये मरीज इतना सक्षम भी नहीं होता ये सब करने में, और कभी कभी आपको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए होता है क्योंकि मरीज़ सबसे पहले आता ही इमरजेंसी में है या आपकी ओपीडी में है। तो
वहाँ पे कारगर इलाज दवा के रूप में और अन्य इलाज के अन्य तरीके भी होते हैं, जिनमें हम थेरेपीज बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि भी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं और थेरेपीज़ हैं, दे ऑल आर इक्वली इफेक्टिव। इसके लिए काफ़ी कारगर और असरदार इलाज उपलब्ध है। मरीज खुद भी अपने स्तर पे अगर बीमारी के बारे में जानता है तो कुछ कदम उठा सकता है। अगर इनके बाद भी मरीज को लगता है कि उसे और उपचार की आवश्यकता है और सुधार की गुंजाइश है तो वो डॉक्टर से भी सलाह ले सकता है। लेकिन जैसा कि अगर आप इसको अनट्रीटेबल छोड़ते हैं और मरीज को अगर जानकारी नहीं रहती तो हो सकता है कि उसके जो ज़िंदगी है वो इससे प्रभावित रहे, बीमारी बढ़ भी सकती है। इसके अलावा अलग कुछ और मानसिक तकलीफ है वो भी इसके कारण से मरीज में पैदा हो सकती है। तो जितना जल्दी अगर मरीज को पता, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं डॉक्टर किसी मरीज में, क्योंकि इसमें जो एंजाइटी रहती है, जो तनाव या चिंता रहती है वो काफ़ी गंभीर श्रेणी का रहता है। तो किसी मरीज में इस चिंता के कारण मरीज हो सकता है कि खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए भी बाध्य हो जाए। तो इसीलिए इसे गंभीर श्रेणी का रोग ही मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर गगन, अगर इमरजेंसी हो, पैनिक अटैक आ रहा हो किसी को, तो आप कुछ स्टेप्स बताना चाहेंगे क्या कि जिसको पैनिक अटैक आ रहा है वो खुद क्या कर सकता है और उसके फैमिली मेम्बर्स या दोस्त जो भी आसपास हैं वो क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? देखिए, पैनिक अटैक जो होता है वो एक उसका टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है कि मतलब एक तो आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि वो विदाउट एंटिसिपेशन आएगा, कि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे कि आपको ऐसा हो जाएगा और अचानक ऐसा होना शुरू हो जाता है। फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होता है, वो थोड़े थोड़े लक्षण आने शुरू होते हैं, फिर वो ग्रेजुअली ओवर अ मिनट्स, मतलब कुछ मिनटों में वो सिम्टम्स जो है अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं, जिसको आप मान सकते हैं कि 4 से 5 मिनट में वो सिम्टम्स बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं। और फिर इसका एक चीज़ और बहुत क्लासिकल होती है कि वो 10 से 15 मिनट यूजुअली, मतलब उससे लंबा भी हो सकता है, लेकिन 10 से 15 मिनट में वो सिम्टम्स एकदम से सबसाइड होके कम हो जाएंगे। तो इसमें अगर तो आपको ऐसा पहली बार हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई और भी मेडिकल कारण हो सकते हैं जिसका कि फर्स्ट या सेकंड अटैक के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको डायग्नोज्ड है, आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि आप जो है ऐसी परिस्थिति में पहुंच सकते हैं, तो यूजुअली ऐसा होता है कि जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं पैनिक अटैक्स के, हमारे पास कुछ इस तरह की दवा होती है जिसको इमीडिएटली लिया जा सकता है, जिसको कि हम कुछ माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं जो हम मरीज़ को बोलते हैं कि वो 3 या 4 टैबलेट अपने साथ कैरी कर सकता है। उसको ट्रीटमेंट पे भी रखते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट पे जब हम रखते हैं तो ट्रीटमेंट का असर आने में लगभग 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं जो मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा हम उनको कुछ ऐसी दवा देते हैं जिसका इमीडिएटली यूज़ किया जा सकता है, उनको जीभ के नीचे रखा जा सकता है। वो माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट्स होती हैं और वो जब मरीज़ वो टेबलेट ले लेता है तो विद इन सेकेंड्स टू सम मिनट्स वो अटैक जो है वो बिल्कुल सबसाइड हो जाता है। तो ये हम इनिशियली ये चीज़ प्रैक्टिस मतलब क्योंकि दवा को थोड़ा समय लगेगा तो शुरू में ये हम मरीजों को समझाते हैं। और इस ठीक है, समय क्योंकि कम है, छोटा छोटा मैं रिएक्शन चाहूँगी, क्योंकि योग प्राणायाम इसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, तो क्या सलाह देंगे आप इसे लेकर? बिल्कुल, साथ में जो मेडिकेशंस चल रहे हैं उसमें मैं इसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बोल सकते हैं। तो योगा का एक ये बेनिफिट होता है कि वो माइंड को शांत करता है, तो जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होती है बॉडी को, उसको हेल्पफुल करता है स्टिमुलेट करने में। योगा में भी जो लाइट योगा है जो वो हम सजेस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिफरेंट योगास होते हैं। मेडिटेशन और साथ में प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम में भ्रामरी होते हैं, पूरक रेचक होते हैं, जिसको मॉडर्न में भी एक टेक्निक होती है, ब्रीदिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं 4-7-8 वाली, जिसमें जैसे ये अटैक आया तो 4 सेकंड उसको इनहेल करना है, 7 सेकंड होल्ड करना है, 8 सेकंड फिर एक्सहेल करना है। ऐसे करके एक टेक्निक्स होती है जिसमें जिसको आयुर्वेदा में हम पूरक रेचक वर्ड बोलते हैं। फिर 5 4 3 2 1 ऐसे जनरलाइज टेक्निक होती है जो मॉडर्न वे में, वैसे ही आयुर्वेदा में वो भी पूरक रेचक के अनुलोम विलोम के कंडीशन में आते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं वो बॉडी की मैकेनिज्म वात को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। तो जो विशिएटेड वात है वो जो नर्व्स को जो डिफेक्ट कर रहा है उसको काम करने में हेल्पफुल रहता है। सेकंड थिंग है मेडिटेशन है। मेडिटेशन से क्या होता है कि थोड़ा मन शांत होता है।
मन शांत होता है तो मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो उनको जो उसके अटैक्स के फियर है उसमें हेल्पफुल रहता है। तीसरी चीज़ें हैं कि जो बॉडी की लाइफस्टाइल को चेंज करना वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि खान पीन में लोगों को परहेज नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारी बॉडी में वो अपीयर होता है। अगर उसका भी हमारे शास्त्रों में और जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं ऋग्वेद वगैरह में, उसमें विधान है आहारो ही परम धाम, आहार ही सर्वश्रेष्ठ है। वो सत्व आहार है तो सात्विक मन बनेगा। हमारे में 3 दोष है मानसिक, उसको सत्व रजतम बोलते हैं, मतलब जो विल पावर, सत्व है वो विल पावर है। जितना आपका सत्व स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपकी बॉडी की डिसीज के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, और जितना आपका सत्व लो होता है उतनी आपकी बॉडी की रोगों के सामने लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो सात्विक को, सत्व गुण को हम प्राधान्य देके उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मन को सुधारना बहुत जरूरी है। तो हमको ये नेचुरल चीज़ों से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग जो भी योगा प्राणायाम आहार विहार है उसमें चेंजिंग। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है सत्वावधि चिकित्सा और सद्वृत्त चिकित्सा। सद्वृत्त मीन्स हमको कैसे बिहेव करना है, जैसे अच्छा सोचना है, किसी का माइंड नहीं करना है। किसी ने बुरा बोल दिया तो 2-3 दिन तक थिंकिंग करते हैं लोग उसके ऊपर, वो नहीं करना चाहिए। वो जो 2-3 दिन का थिंकिंग है ना, वो आपकी विल पावर को कमजोर कर रहा है। हो गया बात, छोड़ दो, मतलब लेट गो। ये चीज़ सीखनी चाहिए। करुणा, किसी के प्रति सहानुभूति, ह्यूमैनिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में और जो ऐसी डिसीज़ है मानसिक बीमारियां उसको दूर रखने में सहायता करती है। ठीक है, यानी कहा भी जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसीलिए खान पान का और लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है पैनिक अटैक जैसी स्थिति में भी। डॉक्टर महेश, जाते जाते आपका क्या एक तरह से सलाह होगी लोगों के लिए, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, हम जानते हैं ओवर थिंकिंग, परफेक्शनिज्म, एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस, ये इतना ज़्यादा सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, क्या इसीलिए पैनिक अटैक के केसेस भी बढ़ रहे हैं? कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है हमारी ज़िंदगी में, जो बहुत सारे चैलेंजेज अभी हम फेस कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी को कम्प्लीटली एट रेस्ट नहीं आने देते। तो जिस कारण से हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल है, जैसे चाहे कॉर्टिसोल हो या एड्रेनलिन हो, ये सब हमेशा बढ़े रहते हैं। तो कैसे हमारी ज़िंदगी को संतुलित करें, संतुलित भोजन लें, प्रॉपर एक्सरसाइज मेडिटेशन करें, प्रॉपर नींद लें, अपना जो सोशल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपके साथ ठीक से बर्ताव करें, जो आपका तनाव को कम करें, इन सभी का रोल है। अगर स्ट्रेस कम रहता है तो डेफिनेटली एक ये चांसेस रहते हैं कि ये एंजाइटी या तनाव आपकी ज़िंदगी में कम रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर गगन, आप क्या सलाह देंगे जाते जाते? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे साथियों ने भी यही बात बोली है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जो है बैलेंस्ड एक लाइफ जिए, मतलब उसमें सिर्फ काम पे ध्यान ना दीजिए। अब साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा कोई लक्षण होता है तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। अगर ऐसा आपको लक्षण हो रहा है तो उसको ये सोच के मत इग्नोर कीजिए कि ये तो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, इस समय मैं तनाव में हूँ तो हो सकता है ये कुछ दिनों में सही हो जाएगा। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे जो इसमें ट्रीटमेंट की विभिन्न प्रकार की विधियाँ उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी लीजिए, डॉक्टर की सलाह मानिए और अपनी ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से कराइए। बिल्कुल, और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया है। डॉक्टर महेश आपका, डॉक्टर गगन हंस आपका, साथ ही डॉक्टर जितेंद्र, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि पैनिक अटैक कोई कमजोरी नहीं है, मेडिकल एक्सपीरियंस है, और अच्छी बात यह है कि पैनिक अटैक को अच्छे से अगर समझा जाए तो इसे मैनेज किया जा सकता है और पूरी तरह से कंट्रोल भी किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी मैसेज यही है कि मदद लेना, डॉक्टर को दिखाना ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। पैनिक अटैक आपकी ज़िंदगी रोक नहीं सकता, सही ट्रीटमेंट, सही रूटीन, सही इंफॉर्मेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस भी, ये सब मिलाकर जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं। इसी उम्मीद, इसी पॉजिटिविटी और इसी अवेयरनेस के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।